Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in Structural Engineering. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड्स के जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं या फिर जो भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू में जो भी इम्पोर्टेंट होता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के गेट के एग्ज़ाम तक, मतलब एकदम बेसिक से एकदम हायर तक स्टेप बाय स्टेप हम उसके बारे में डिस्कस करके ज़्यादा जानते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम करके उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा जो बेसिक्स है सिविल इंजीनियरिंग का वो कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाए। फिर बाद में हम जो हायर डिग्री का प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों मेरा जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के ऊपर है। ठीक है, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स क्या है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। पहले वाले वीडियो मेरे जाके इसी चैनल में है, जाकर देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है तो मैं चाहता अगर ये इसको एक नोट में बना के, मतलब वो हैंड रिटन नोट टाइप का बना सकता था, पर मैंने सोचा कि नहीं, चलिए पावर पॉइंट में ही बना देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखे। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इफ़ द यंग्स मॉडुलस इज़ 200 GPa। GPa मतलब क्या है आप सब जानते ही होंगे। MPa क्या है, PA क्या है, KPa क्या है। सो GPa मतलब गीगा पास्कल है। ठीक है, सो एंड वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज 0.3। पॉइजन्स रेशियो मतलब क्या दिया गया है, म्यू दिया गया है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस मतलब क्या है, ई दिया गया है, कैपिटल ई। सो पॉइजन्स रेशियो इज 0.3 फॉर एन इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये इलास्टिक मटेरियल नहीं लिखा गया होगा तो भी आप समझना कि वो इलास्टिक मटेरियल ही होगा, क्योंकि ये जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स है ये सब इलास्टिक मटेरियल के लिए ही होते हैं। ठीक है, सो कैलकुलेट द शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। सो बाकी जो दोनों बच रहे हैं यहाँ पे, कौन से, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, उनको हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए जान लेते हैं डाटा गिवन। पहले ये एक फॉर्मेट है। असल में आप क्या करते हो, ज़्यादातर मैंने देखा है, मैंने भी एग्ज़ाम के नोट्स, मतलब ये जो कॉपी है वो चेक किया है, उसमें मैंने ये देखा है ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एकदम शुरू से सॉल्यूशन लेके ऐसे शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको एक प्रॉपर वे में करना चाहिए ताकि इम्प्रेशन जो है आपके जो एग्जामिनर है उनके ऊपर जाए। तो कैसे, पहले हमें डाटा गिवन लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपको +2 लेवल से सिखाया जाता है, पर आप ज़्यादातर यहाँ आते आते भूल जाते हो। ठीक है, चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना ये गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी गेट में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, किसी एक कांस्टेंट और एक पॉइजन्स रेशियो दिया जाता है, फिर बाकी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, सो डाटा गिवन में हमारा हो गया क्या, ई जो हो गया 200 GPa, जी मतलब गीगा, गीगा मतलब 10⁻⁹। ठीक है, किलो, मेगा एंड गीगा। किलो इज 10⁻3, मेगा इज 10⁻6 एंड ये गीगा जो है 10⁻9 होता है। हमेशा 3 के गैप में होता है, 3, 6, 9। ठीक है, तो इसको याद रखने का यही तरीका है। तो ये जो है ना ये इतना है। पास्कल तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। म्यू इसका यूनिट नहीं होता, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, अभी ये दोनों हमें मिल गया है, ये डाटा में था। अभी हम चलेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है सॉल्यूशन। वी नो द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, ये बहुत ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। वी नो द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस इज, ये हो गया रिलेशन। ये रिलेशन कहाँ से आया, कैसे आया, मैंने पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिए। अगर इसका डेरिवेशन आप चाहते हो तो किसी भी बुक्स को उठा के देख लो, उसमें दिया होगा, क्योंकि डेरिवेशन जो होता है ना उसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात होता नहीं है। सो सारे बुक्स में, इंटरनेट में कहीं कोई भी PDF देखे आप उठा के इसका डेरिवेशन देख सकते हो। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। असल में डेरिवेशन का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो किसी ने वो डिराइव कर दिया है ऑलरेडी, बस उसको आप देख के उसको समझ के उसको यूज करना है। ठीक है, हम यहाँ पे यूज देखते हैं। चलिए, ये हो गया E = 2G × 1 + म्यू। सो उस रिलेशन से हमें मिल जाए क्या, E हमें दिया गया है, म्यू हमें दिया गया है, बाकी अननोन क्या रह रहा है, G। सो ये हो गया G। इसको आप कैलकुलेट करके देख लो, कहीं मैं अगर गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है,
तो ये हो गया 76.92 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁹ मतलब मैं गीगा लिख सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं पास्कल लिख सकता हूँ, इसलिए ये हो गया इतना GPa। ठीक है। सो ये निकल गया आपका G शेयर मॉडुलस। ठीक है। अभी ये बल्क मॉडुलस भी निकालना है ना, क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये हो गया उसके लिए रिलेशन E = 3k 1 - 2 म्यू। सो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि ये देखिए यहाँ पे ऐसे निकाल लिया है मैंने, आप चेक कर लो। ठीक है। ये भी वही हो रहा है 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब GPa 166.67 GPa। ठीक है। ओके। सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन था। ठीक है। सो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको ये दिया है कि अगर आप गेट के एग्ज़ाम मान लो दे रहे हो, तो वहाँ पे आप कोई गलती नहीं कर सकते। अगर थोड़ा भी डिजिट इधर उधर हो गया ना तो गया फिर, क्योंकि वहाँ तो डिजिट में भी दिखाया जाता है करेक्शन, मतलब समझ रहे हो ना, ये लिमिट दिया होता है। ये जो इसका आंसर होगा 166.65 से लेके 166.68 तक। अगर उसके बीच में आपका 166.64 भी यहाँ निकल गया ना तो फिर वो गलत हो गया। तो देखते हैं कैसे हमें वो जो एरर है उसको मिनिमाइज करके हमारा जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाना है। कैसे है, फाइनली हम एक और रिलेशन जानते हैं इन तीनों के बीच में, उसको हम चेक कर लेते हैं। अगर E = 9kg/3k + g हो रहा है, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। तो ये हो गया E कितना 200 GPa है। ठीक है। वो 10⁹ को निकाल दो। ठीक है। वो सब में कॉमन है ना, इसलिए उसको निकाल लो। सो 200 GPa हो जाता है। सो 9k का वैल्यू यहाँ डालो, g का वैल्यू यहाँ डालो, /3 × k का वैल्यू यहाँ डालो, g का वैल्यू यहाँ डालो। इसको चेक करके देख लो, ये 200 होगा ही होगा, या फिर इसका बहुत ज़्यादा आसपास होगा। ठीक है। तभी आपको पता चलेगा हाँ मैंने जो g निकाला है, मैंने जो k निकाला है वो सही है। अगर ये नहीं हो रहा है मतलब कहीं आपने गलत कर दिया है, तो फिर उसको जाके आप करेक्शन कर सकते हो। ये वाला जो ट्रिक है ना, ये सिर्फ गेट के लिए अप्लाई करना है आपको। मतलब ऐसा नहीं कि सेमेस्टर एग्जाम में हो गया फिर इसको मैं कैलकुलेट करूँ, वो टाइम लॉस हो जाता है वहाँ पे। ठीक है। हाँ, अगर आपको डाउट हो तो आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, इक्वेशन में डाल दो तो निकल जाता है। ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा दिमाग हिला देने वाला है, दिख रहा है, ऐसे वैसे है नहीं। मतलब क्या होता है, सब डर जाते हैं क्वेश्चन देख के, ये क्या हो गया यहाँ पे। हमने तो हमेशा देखा था कि टेंसाइल फोर्स लगता है, टेंसाइल लोड लगता है, तो यहाँ पे तो कंप्रेसिव है, तो कैसे होगा। कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सेम ही है। डेफिनेशन के हिसाब से चलो तो सब ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया गया है, क्या ये डायग्राम एक ऐसा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ दिया गया है, मतलब ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है। इन द अबव डायग्राम एन इलास्टिक मटेरियल हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। अच्छा, ये स्क्वायर है, मतलब ये 10 हो गया तो ये भी 10 ही होगा, ये 9 है तो ये भी 9 होगा। ठीक है। हज पॉइजन्स रेशियो ऑफ 0.33, पॉइजन्स रेशियो दिया गया है म्यू। वाज कंप्रेस्ड ड्यू टू लोड ऑफ, कंप्रेस्ड मतलब देखिए टेंसाइल फोर्स क्या है, कंप्रेसिव फोर्स क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाके आप देख लो, उसके बारे में फंडा पहले क्लियर कर लो फिर आना। ठीक है। अगर आप जानते हो कि अगर आपके दिमाग में ये बैठ चुका है कि अगर कहीं पे टेंसाइल लोड लग रहा है, अगर कहीं पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है, मैं देखते ही समझ जाऊंगा, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की ओर आ रहा है लोड, मतलब वहाँ से जा नहीं रहा, आ रहा है। सो इट टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सो इट इज कंप्रेसिव। away from point of application then it will tensile। ठीक है। if on aligned then it will shear। so ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, टेंशन, कंप्रेशन एंड आपका shear फोर्स, ये तीन ही टाइप का होता है ज़्यादातर। ठीक है। टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कंप्रेशन हो गया, away टेंसाइल, ऑन अलाइंड मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ना हो, यहाँ पे एक ही है तो इसलिए ये shear तो नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। ये जो डैश है, ग्रीन डैश जो है, ये पहले वाला मटेरियल, मतलब जब हमने लोड अप्लाई नहीं किया था तभी मटेरियल जो था वो ऐसा था।
अभी लोड अप्लाई कर दिया है हमने, तो ये स्क्वीज हो गया, ये हो गया है, मतलब कंप्रेस्ड हो गया है, ठीक है। पहले वाला लेंथ क्या था 100 mm, बाद में हो गया है 98 mm, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब डिफॉर्मेशन देखने को मतलब इमेज के हिसाब से तो आप सोच रहे होगे कि तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं, ये डायमेंशन थोड़ा डायग्राम में वो मतलब क्या कहते हैं उसको, रेशियो के हिसाब से नहीं है, पर ये 100 mm था, बाद में 98 mm हो गया है, ठीक है। लोड कितना लग रहा है 100 किलो न्यूटन कंप्रेसिव, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए बोथ द एंड से ये 100 किलो न्यूटन एट बोथ द एंड्स, सो इट इज कंप्रेस्ड ड्यू टू द लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन एट बोथ द एंड्स। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स, so it is asking to calculate all the constants. What? All the constant means which constants? Young's modulus, bulk modulus and shear modulus, 3. Okay, so data given, पहले हमें ये तो याद रखना, this is the step of the solving problem. To solve any problem we have to follow a step. So original area, why we need original area? Because I will explain. So पहले आप ये कर लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ओरिजिनल मतलब क्या है, जो पहले वाला डायग्राम था कंप्रेस होने से पहले, ठीक है, कंप्रेस होने से पहले, तब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था। ये ग्रीन वाला है ना, तो यहाँ से ये हो गया। सो अगर ये स्क्वायर सेक्शन है, बोला गया है ये स्क्वायर सेक्शन, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, सो 9 × 9 हो जाएगा इसका एरिया। सो ये हो गया 81 mm स्क्वायर। चलिए फिर ओरिजिनल लेंथ क्या था 100 mm था, मैंने पहले ही बोल दिया है, ये 100 mm है ना, बाद में हुआ 98 mm, सो डिफॉर्म्ड एरिया और डिफॉर्म्ड लेंथ L डैश, सो दैट विल बी 98 mm। देन फोर्स और लोड 100 किलो न्यूटन का लग रहा है, ये 100 × 10⁻³ न्यूटन, ये एक ही है, बस यहाँ पे 10⁻³ कर दिया तो ये न्यूटन हो जाएगा, यूनिट कन्वर्ट कर दिया है बस मैंने। पॉइसन्स रेशियो म्यू दिया गया है 0.33 क्वेश्चन में, यहाँ पे देख लीजिए ये, ठीक है। सो सॉल्यूशन, अभी जो हमारा सॉल्विंग है प्रॉब्लम का, उसका सेकंड स्टेप सॉल्यूशन, पहले हमें स्ट्रेस निकालना होगा। क्यों, देखिए यहाँ पे कोई भी आप इलास्टिक मॉडुलस के बारे में बात कर लो, वहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन ये दोनों चीज़ें हमें निकालना ही होता है हर प्रॉब्लम में, कहाँ पर भी आप देख लो, कहीं भी आप देख लो। अगर किसी एक इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया गया हो, म्यू दिया हुआ हो, तो फिर हम उसको रिलेशन में डाल सकते हैं, जो पहला वाला हमारा क्वेश्चन में था। पर यहाँ पे सिर्फ लोड दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है, लेंथ ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ दिया गया है, इसलिए हमें पहले स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना होगा, ठीक है। सो पहले हमें स्ट्रेस निकालना है P/A, सब जानते हो स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप देख लो। सो लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो ये एरिया जो है ये ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें लेना है, मतलब ये बड़ा वाला नहीं लेना है, क्योंकि ये डिफॉर्म्ड एरिया है रेड वाला। वी हैव टू चूज द ग्रीन डॉट, द ग्रीन डॉटेड वन, ओके। सो ग्रीन डॉटेड one is the original area. Why? Because always in calculation we need to find out our this engineering stress, so not the true stress. So true stress क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब इतना जान लो, इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमें निकालना है, जिसमें हमें हमेशा जो एरिया यूज करना है वो एरिया ओरिजिनल एरिया होना चाहिए, मतलब द क्रॉस सेक्शनल एरिया बिफोर द डिफॉर्मेशन। सो यहाँ पे डिफॉर्मेशन होने से पहले ये छोटा वाला था, बाद में ये कंप्रेस होके ये हो गया, बड़ा वाला हो गया, इसलिए हमें छोटा वाला लेना है, ठीक है। सो ये हो गया 81, हमने पहले से ही ए निकाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डाल दो, ये हो गया कैलकुलेशन करने के बाद Nm/mm²। सो चेंज इन लेंथ ΔL क्या होता है, हमेशा ये फॉर्मूला अब तो जानते होंगे, डिफॉर्म लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। सो डिफॉर्म लेंथ हमारा 98 है, ओरिजिनली हमारा जो लेंथ था 100 mm था, सो -2 mm हो रहा है। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें नहीं लेना है, ठीक है, हमें बस ये चाहिए कि कितना चेंज हो रहा है, 2 mm चेंज हो रहा है, मतलब वहाँ पे साइन का कोई महत्व है नहीं, ठीक है। सो स्ट्रेन एप्सिलॉन, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ हमने कितना निकाला है यहाँ पे ΔL 2, सो साइन को हमें नहीं लेना है, बस 2 लेना है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो यहाँ पे आपको एक बार फिर
जो ओरिजिनल लेंथ था ऑब्जेक्ट का या फिर मटेरियल का पहले, ठीक है। सो ये हो गया 100 mm, ओके। सो ये हो गया 100। सो यहाँ से आप निकाल लेना, ये हो जाएगा 0.002, स्ट्रेन का कोई यूनिट है नहीं, ठीक है। यंग्स मॉडुलस यहाँ से निकलेगा, पहला इलास्टिक कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस। ये कहाँ से आता है ये रिलेशन, E इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो ये आता है आपका हुक्स लॉ में। तो हुक्स लॉ के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप जाके देख लो, ठीक है। धीरे धीरे अब मैं स्टेप बाय स्टेप में हमेशा वीडियो बनाता हूँ, पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्ट्रेस कितना है, इतना यहाँ पे निकालना हुआ है हमने 1234.5। अरे ये तो बहुत अच्छा नंबर निकला है, 1234.56, वाओ। सो एक अच्छा नंबर भी है। चलिए डिवाइड बाय आपका एप्सिलॉन कितना है 0.002, यहाँ से इतना है, आप कैलकुलेटर मार के देख लो, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस का यूनिट जो है वो हमेशा स्ट्रेस के यूनिट के साथ सेम रहता है, ठीक है, न्यूटन पर mm²। फिर अभी कोई दिक्कत है नहीं मुझे जो लगता है। अभी यहाँ पे अगर मैं ख़त्म भी कर देता ये वीडियो, आप बाकी का आप खुद ही संभाल लेते। क्यों? आपको E तो मिल गया है, म्यू आपको दिया हुआ है, बाकी रिलेशंस आप जानते हो, कैसे G निकालते हैं, कैसे K निकालते हैं, उसका रिलेशन आपको पता ही है, ठीक है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। सो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें ट्विस्ट जो था वो यहाँ तक ही था, बाकी सब पहले वाला ही है। मतलब हमें यहाँ पे कोई एक भी मॉडुलस दिया नहीं था उन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है। हमें निकालना होता है, कैसे निकालें, यंग्स मॉडुलस हमें आराम से मिल जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेशन से। सो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन पता होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, लोड चाहिए, एरिया चाहिए, चेंज इन लेंथ चाहिए, ओरिजिनल लेंथ चाहिए, जो कि हमेशा डायग्राम में आपको दिया होता है। अगर नहीं दिया होता तो डायरेक्ट स्ट्रेस या स्ट्रेन भी ऐसे भी हो सकता है। किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको स्ट्रेस इतना हो रहा है एक बॉडी के ऊपर, तो उसमें स्ट्रेन इतना आ रहा है, बाकी यंग्स सारे मॉडुलस निकालो, तो वहाँ पे पहले आपको डायरेक्टली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके यंग्स मॉडुलस निकाल लेना है। बाद में आप सब ऐसे रिलेशन बस डाल दो, फ्रॉम द रिलेशन E इज इक्वल टू दिस, so we'll get the G, from relation E is equal to this, we'll get the value of K, because we know everything else. So this E is known to us, mu is known to us, so K is unknown, we can find, so this okay। फिर क्या होता है, अच्छा हमें चेक करना होता है फिर। सो ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी आपके एक्यूरेसी के लिए आप चेक कर सकते हो। ये वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसको चेक करो, मुझे कमेंट में बताओ कि ये जो हमने E निकाला है यहाँ पे, ये E उतना आ रहा है, मतलब ये इसके आसपास आ रहा है ना, ये रिलेशन डालने के बाद, मतलब आपके K के प्लेस पे ये वैल्यू डालना है, फिर G के प्लेस में ये वैल्यू डालना है, ठीक है, फिर रिलेशन से E निकालना है। सो ये जो E है हमारा पहला वाला E जो निकाला है हमने, उसके साथ सेम होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।